हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एंथ्रोपोलॉजी का 1.3 टॉपिक जो है मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी देयर स्कोप एंड रेलेवेंस ये स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एंथ्रोपोलॉजी की मीनिंग स्कोप डेवलपमेंट देखा था। उसके बाकी डिसिप्लिन्स के साथ रिलेशनशिप देखे थे। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया है, स्टडी ऑफ मैन होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी होता है इन टोटालिटी। ठीक है, स्टडी ऑफ मैन करते हैं या ह्यूमैनिटी की स्टडी करते हैं हम टोटालिटी में। लेकिन इसकी स्टडी को करने के लिए भी हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करना पड़ता है। अब ये सारे एस्पेक्ट किसी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को स्टडी करना इतना ईजी नहीं होता। इसीलिए हमने एंथ्रोपोलॉजी को इन 4 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और इनके अंदर फर्दर सब ब्रांचिंग होगी जो कि हम अभी आगे देखेंगे। तो इसके 4 मेन ब्रांचेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा हमारा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और चौथा है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। अब एक एक करके समझते हैं कि इन सारी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इनका स्कोप क्या है, रेलेवेंस क्या है और मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ। ठीक है, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है, सोशल और कल्चरल। तो जब हम सोशल की बात करते हैं, क्या समझ में आता है मुझसे? सोशल मतलब सोसाइटी से जुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं सोसाइटी में, जैसे कि सोसाइटी में कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मैरिज, फैमिली, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं। सोसाइटी को फॉर्म कौन करता है? पॉपुलेशंस। और पॉपुलेशंस बनती है हर एक इंडिविजुअल के साथ। ठीक है, इंडिविजुअल के जुड़ने से हमारी पॉपुलेशन बनती है, कम्युनिटी बनाते हैं और एक सोसाइटी को हम फॉर्म करते हैं। अब इस सोसाइटी में जब हम रह रहे हैं तो हमें आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरैक्ट हम किस तरीके से करते हैं? वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी इंटरेक्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, तो उन सारे इंटरेक्शंस को हम स्टडी करते हैं सोशल एस्पेक्ट्स में, और हमारा बिहेवियर क्या है इससे सोसाइटी के अंदर, ये चीज़ हम सोशल पार्ट में स्टडी करते हैं। वहीं बात करें अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट की, तो उसमें हम, जैसे कि हमने सोशल एस्पेक्ट में पढ़ा कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं, हर एक सोसाइटी में होती हैं। ठीक है, लेकिन हर एक सोसाइटी में होने के बावजूद भी इनमें डिफरेंसेस रहता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होगा, अपने बिलीव्स होंगे, अपने थॉट्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, जो एक साथ मिलाकर उस सोसाइटी का कल्चर बनाते हैं। और उस कल्चर के हिसाब से ही हमारी सोसाइटी में हो रहे इंट्रैक्शंस, हो रहे बिहेवियर, फॉर्म होने वाले इंस्टीट्यूशन, इन सब पे उसका इफ़ेक्ट आता है। तो socio-cultural anthropology is a branch of anthropology that deals with the ways of life of people and their social behavior within a culture और society। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एक तो ये ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी का, दूसरा हम इसमें लोगों के जीने का तरीका, लोगों की रहन सहन, लाइफस्टाइल, इन सब को स्टडी करते हैं। साथ ही साथ वो इस तरीके से रह रहे हैं सोसाइटी में, उनका सोशल बिहेवियर क्या है, आपस में क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो स्टडी करते हैं एक सोसाइटी या कल्चर के अंदर। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो प्रोफेसर कीसिंग ने एक डेफिनेशन दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी emphasizes a generalizing approach to human behavior, characteristics of social or behavioral sciences with the focus on particular problems relating to culture, society and personality। तो उन्होंने क्या कहा है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक जनरलाइजिंग अप्रोच सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ होता है। और ये जनरलाइजिंग अप्रोच जो है, ठीक है, वो पार्ट है किसका? बिहेवियरल साइंसेस का या सोशल साइंसेस का। बिहेवियरल साइंसेस जैसे कि साइकोलॉजी में भी हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो उसी तरीके की जनरलाइजिंग अप्रोच कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। लेकिन फोकस किस चीज़ पे रखते हैं हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में? फोकस रखते हैं हम कुछ ऐसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट कल्चर, सोसाइटी एंड पर्सनालिटी। हमें कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से वो बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देख लें सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला तो क्या है? स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट, कंपेयरिंग इट विद द प्रेजेंट।
स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट कंपेयरिंग इट विद द प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि हम सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं पास्ट की, और उसको प्रेजेंट के सोशल स्ट्रक्चर से हम कंपेयर करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से उसमें स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है, या कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन मिलके उस सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशल स्ट्रक्चर में आती है। अब दूसरा पॉइंट है स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अगर हमें करना है सोशल स्ट्रक्चर को, अगर हमें स्टडी करना है तो हमें वहाँ के कल्चर और सिविलाइजेशन की भी स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो किस पे बेस्ड है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के सिविलाइजेशन के ऊपर। फिर स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें एक सोसाइटी में ज़रूरी होती हैं। जैसे सोशल बिहेवियर की भी हमें स्टडी करना पड़ेगा, सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, मैरिज, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। अंडरस्टैंडिंग द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमें वहाँ उस जगह के कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सारी इसकी स्टडी के अंदर आता है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। अब अगर हम इसके स्कोप की बात करें इस ब्रांच के, तो स्कोप में क्या है, सबसे पहले तो ये एंशिएंट सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है। दूसरा क्या है, ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोसाइटी में रह रहा है, एक ऑर्गेनाइज वे में रह रहा है, तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे समय के साथ डेवलपमेंट हुआ, इस चीज़ को स्टडी करता है। तीसरा क्या पॉइंट है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड अबॉलिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करता है डिफरेंट कल्चर्स की, अलग अलग कल्चर्स हैं उनको आपस में कंपेयर करके स्टडी करते हैं, और हम एथनोसेंट्रिसिज्म के कॉन्सेप्ट को अबॉलिश करते हैं। अब एथनोसेंट्रिसिज्म से हम क्या समझते हैं, एथनोसेंट्रिसिज्म अभी आप आगे भी समझोगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम दूसरों के कल्चर को अपने कल्चर को सेंटर में रख रख के समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लिया हमारे कल्चर में मीट खाना बहुत बुरा माना जाता है, तो हम दूसरे कल्चर जिसमें कि मीट खा रहे होंगे तो उनको हम बुरा कह देंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसी दूसरे सोसाइटी या कल्चर को अपने नज़रिए से, अपने सोसाइटी का लेंस लगा कर देखना, ये कॉन्सेप्ट होता है एथनोसेंट्रिसिज्म का। तो जब हम कंपेयर करते हैं सोसाइटी को सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, और एक दूसरी सोसाइटी की अलग अलग करके स्टडी करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना कि बायस्ड होकर, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो एथनोसेंट्रिसिज्म को अबॉलिश करता है। एम्स देख लें, अगर हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के एम्स क्या हैं, आप स्कोप और एम्स एक साथ भी लिख सकते हो। तो ये एम्स हमारे रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने दिए थे। सबसे पहला क्या है, ये प्रिमिटिव कल्चर को स्टडी करता है प्रेजेंट फॉर्म में। आज जो हमारे प्रेजेंट फॉर्म में जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, ट्राइबल कल्चर्स हैं, जो प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ हैं जिनकी, उनके कल्चर को स्टडी करना। स्टडी ऑफ कल्चर कॉन्टैक्ट एंड स्पेसिफिक प्रोसेसेस, कल्चरल कांटेक्ट कैसे हुआ, किस टाइम पे हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ, इन सब की स्टडी करना, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए, इन सारी चीज़ों की स्टडी करता है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोशल हिस्ट्री, सोसाइटी कैसे बनी, उसकी क्या हिस्ट्री थी, सबसे पहले कब ह्यूमंस ने सोसाइटी क्रिएट करना शुरू किया, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, आज के समय में कैसा है, पहले के ज़माने में कैसा था, दोनों को आपस में कंपेयर करना। फिर आज के भी प्रिमिटिव जो लोग रह रहे हैं उनका सोसाइटी कैसी है, उनकी हिस्ट्री क्या थी, हमारी मॉडर्न सोसाइटी की हिस्ट्री क्या है, इन सब की रिकन्स्ट्रक्ट करता है। चौथा क्या है, सर्च फॉर यूनिवर्सली वैलिड सोशल लॉज, ऐसे सोशल लॉज की सर्च करता है ये ब्रांच जो कि यूनिवर्सली वैलिड हों, ऐसे सोशल लॉज जो कि हर एक सोसाइटी में माने जाते हो। जैसे कि आप मैरिज में देख लो, ताबू, ठीक है, मैरिज में कुछ ताबू रूल्स होते हैं कि आप इन इन रिश्तों में शादी नहीं कर सकते, ये लगभग यूनिवर्सल हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं एक दो, लेकिन हर सोसाइटी, हर कंट्री के अंदर ये कुछ रूल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में देखें तो वैसे तो ये दोनों ही सोसाइटी की स्टडी करता है, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे वो प्रिमिटिव हो, लेकिन ज़्यादा फोकस हमने इसमें रखा है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के ऊपर। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहला तो ये कि क्या, अगर हम इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगेगा कि जब हमारे पास कोई सिविल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ था पहले के समय में, तब जो है
मैन कैसे रहता था, वो कैसे अपने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता था, कंट्रोल करता था। तो ये सब हमें, अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं तो हम जान सकते हैं। दूसरा क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ इंस्टीट्यूशंस का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हमने मैरिज के रूल्स बना दिए, कैसे हमने फैमिली एक इंस्टीट्यूशन के तहत फॉर्म कर दिया, इन सबको हमें समझने में मदद मिलती है। डिस्प्ले इंस्टीट्यूशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म सो इजी टू स्टडी। अब इनके जो इंस्टीट्यूशंस होते भी हैं, मैरिज हो चाहे कुछ भी हो, ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है हर एक चीज़, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो। हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, सब कुछ कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ट्राइबल्स होते हैं, उनकी वे ऑफ लाइफ बहुत सिंपल होती है, तो उनके ये सारी चीज़ें भी बहुत सिंपल होती हैं। तो ये हमारे लिए आसान होगा समझना कि हम आसान से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। चौथा क्या है, दे आर वैनिशिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग सो मस्ट बी स्टडीड सून और नेवर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। कल्चरल कांटेक्ट हो रहा है जब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ और मॉडर्न वर्ल्ड के बीच में, तो एक तरीके से ये भी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है समय के साथ। और हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाए, तो उससे पहले हमें इसकी स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम ये पॉइंट्स कोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम ये देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, कि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हमारे एथनोलॉजी या एथनोग्राफी से, उसमें क्या डिफरेंस है। एथनोलॉजी वैसे तो हम आगे भी पढ़ेंगे, जो एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट आया है ये सब, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं उसका बेसिक क्या मीनिंग है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी को पहले जो है वो दो ब्रांच में डिवाइडेड थी। यूके वाले और ब्रिटेन के आसपास इन्फ्लुएंस वाले एरियाज़ में उसको सोशल एंथ्रोपोलॉजी ही कहा जाता था, जबकि यूएस वाले एरिया में उसको एथनोलॉजी के नाम से जाना जाता था। अब इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बेसिक चीज़ें ठीक है, किसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो सारी सब कुछ सेम है, लेकिन इनका जो मेन मोटिव है, पर्पस है उस डेटा को यूज़ करने का, वो डिफरेंट है। देखते हैं कैसे। अब जो एथनोलॉजी है, जो कि यूएस के साइड में फॉलो की जाती थी, उसमें हम लोगों को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टू एक्सप्लेन देयर डिस्ट्रीब्यूशन एट द प्रेजेंट टाइम और इन द पास्ट। हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, लोगों को उनके रेसिस के बेसिस पे, उनके कल्चर के बेसिस पे, ठीक है, क्या कल्चर है उनका, उसके बेसिस पे, रेस कौन सी है उसके बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। उसके बाद उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो कर दी कि इस रेस वाले लोग यहाँ रह रहे हैं, इस रेस वाले यहाँ रह रहे हैं, ये वाला कल्चर हमारा इस जगह पे है, ये वाला कल्चर इस जगह पे। इस तरीके से आज के टाइम में भी हम इस चीज़ को क्लासीफाई करते हैं और पास्ट में भी इस तरीके से हम क्लासीफाई कर देते हैं। और ये जो ब्रांच होती है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे बेस्ड होती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मतलब हम इसमें, अब ये देखिए, हमारे पास दो तरीके के एविडेंसेस होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और डायरेक्ट एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंसेस में हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ हुई है और हमने उसको देखा है, हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ है। जैसे कि किसी आदमी को एक किलर ने गोली मारी, तो सामने वाला शख्स जो है वो देख रहा है, वो वहाँ आई विटनेस है, उसने डायरेक्टली देखा कि हाँ इस आदमी को गोली लगी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एविडेंस। वहीं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, ये होता है कि जब मान लिया कि जो आई विटनेस था अभी तक, जिसने अपनी आंखों से देखा, वो अब बाद में उस क्राइम सीन पे पहुंचता है, उसने देखा कि एक आदमी नीचे पड़ा हुआ है, उसको गोली लगी है और उसको एक आदमी भागते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसने डायरेक्टली नहीं देखा कि उसी किलर ने इस आदमी को मारा है, लेकिन उसको ये चीज़, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये चीज़ लग रही है कि हाँ इसी ने मारा होगा, क्योंकि ये इस तरीके से भाग रहा है और ये आदमी यहाँ पड़ा हुआ है। तो उसको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कि हमें सर्कमस्टेंसेस को देख के हमने कुछ एविडेंसेस निकाल लिए। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे बेस्ड होती है एथनोलॉजी, और हमें पास्ट सोशल लाइफ के बारे में बहुत थोड़ा बहुत बताती है, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट इसका कोई प्रूफ नहीं है। वहीं अगर हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि यूके और ब्रिटेन में फॉलो होती थी, उसको देखें, तो ये स्टडी सोशल बिहेवियर जनरली इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म सच एज फैमिली, किनशिप सिस्टम, political organizations, legal procedures, religious cults and relation between such institution in either contemporaneous or historical societies for which adequate info is present.
इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट। अब ये क्या है, सोशल बिहेवियर को स्टडी करता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में, जैसे कि हमने फैमिली की स्टडी की, किनशिप सिस्टम की स्टडी की, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम उस सोसाइटी का सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं, और इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे एविडेंसेस इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। हमें किसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखें तो उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों चीज़ों में। Both studies the same range of people may make use of same ethnographic data but for different purposes। ठीक है, जो पीपल की स्टडी हो रही है उनका रेंज सेम है, उन्हीं सब पीपल के ऊपर स्टडी हो रही है। एथनोग्राफिक डेटा भी हो सकता है सेम हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए। रेशियल कैरेक्टरिस्टिक, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों ही इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हमें दोनों ब्रांच में पड़ सकती है, लेकिन उनका पर्पस अलग होता है। अब हम अगर यहाँ देखें तो सोशियोलॉजी जो ब्रांच है वो भी काफ़ी सिमिलर है हमारी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो देखिए, सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी सोसाइटी एज अ होल्स, देयर इकोनॉमीज, देयर लीगल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फैमिली एंड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, टेक्नोलॉजीज, आर्ट एक्सेट्रा एज अ पार्ट ऑफ जनरल सोशल सिस्टम। ठीक है, एक सोसाइटी की जब स्टडी करनी है हमें सोशियोलॉजी में, तो हम उसको एक होल की तरह देखते हैं। एक सोसाइटी, हम पर्टिकुलर सोसाइटी में गए और उसके इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक जनरल सोशल सिस्टम की तरह हमने स्टडी कर दिया कि हाँ ये चीज़ें हैं, इस सोशल सिस्टम का पार्ट है। जबकि सोशियोलॉजी में वर्क इज स्पेशलाइज स्टडी ऑफ आइसोलेटेड प्रॉब्लम एज डाइवोर्स, क्राइम, इंसेनिटी, लेबर अनरेस्ट एंड इंसेंटिव्स इन इंडस्ट्री। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं तो एक सोशल सिस्टम में जाते हैं, वहाँ के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, इकोनॉमिक हो, लीगल हो, मैरिज हो, उन सबको हम अच्छे से स्टडी करते हैं, अलग अलग करके स्टडी करते हैं और उसको एक पूरे सोशल सिस्टम का पार्ट मानते हैं। जबकि सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, हम अलग अलग करके एक एक इंस्टीट्यूशन को नहीं पढ़ते, जबकि कुछ स्पेसिफिक आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि डाइवोर्स है, डाइवोर्स इस सोसाइटी में क्या क्या है उस, और दूसरे सोसाइटी में क्या है, क्राइम कैसा है, इंसेनिटी, लेबर अनरेस्ट, ये सब को हम आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स की तरह हम देखते हैं। कंक्लूजन देखने से पहले हम एक और टॉपिक रह गया इसमें कि इसका रेलेवेंस क्या है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का। रेलेवेंस का मतलब ये है कि क्या इसकी यूज़फुलनेस है प्रेजेंट टाइम्स में। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स इन जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन ह्यूमन कल्चर एंड बिहेवियर, विच हेल्प्स इन inculcating tolerance and avoiding conflicts among public, resulting into world peace and prosperity। जब हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में लोगों के क्या बिहेवियर हैं उसको हम उनके कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए या सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी करते हैं, तो हमें पता होता है कि ये पर्टिकुलर इंसान उस सोसाइटी का है, इसका बिहेवियर इसलिए ऐसा है। तो हम अगर ये चीज़ समझ लेते हैं तो आपस में हम जो दंगे फसाद करते हैं वो सारी चीज़ें हमारी कम हो जाएंगी और हम पीस के साथ रह सकते हैं। जैसे कि मैंने मीट का एग्जाम्पल दिया था, अगर मेरी कंट्री में मीट बैन होगा, नहीं खाया जाता होगा, बुरा माना जाता होगा, वहीं अगर हम दूसरे सोसाइटी को स्टडी करते हैं वहाँ खाया जाता है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हो सकता है उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ये बहुत अहम रोल प्ले करता हो, उनके कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तो इस नज़रिए से अगर हम उनको देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये उनका ऐसा बिहेवियर क्यों है, उनके कल्चर की वजह से। तो इस तरीके से हम आपस में एक दूसरे को समझ सकेंगे और हारमोनियस वे में रह सकेंगे। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि द नेचर ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हेंस इज़ टू एग्जामिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल कल्चर, एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल सोसाइटी। तो किसी भी सिंगल कल्चर या सिंगल सोसाइटी का हम सभी एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। तो यहाँ हमारी एक ब्रांच ख़त्म होता है, काफ़ी लंबा हो गया। अब जो नेक्स्ट ब्रांच है इसकी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।